स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9.6 से आगे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के ऑन फ्लूइड्स, वो हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, टोरिसिलिस बैरोमीटर यूजेस मर्करी, पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डिटरमिन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप लोगों को पता है कि जो मरकरी है वो कहाँ तक राइज करती है बैरोमीटर में, वो राइज करती है 76 सेंटीमीटर तक राइज करती है। तो हमसे ये कहा गया कि अगर जो पास्कल था उसने क्या किया कि उसने मरकरी के बदले यूज़ किया फ्रेंच वाइन को, जिसकी डेंसिटी होती है 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमने बताना है कि कितनी हाइट तक बैरोमीटर में मरकरी राइज करेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो इसमें आप लोगों को पता है कि जो मरकरी का प्रेशर होता है, कि मरकरी का जो प्रेशर होता है उसको अगर हम देखेंगे दैट इज़ इक्वल टू 76 सेंटीमीटर तो ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो जो किसके बराबर बनता है एम जी एच के, आपको पता है, सॉरी, एच डी जी। एच हो गया हाइट, डी हो गया डेंसिटी और जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एच के बदले 76/100 क्योंकि मीटर में चेंज कर लेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई जी के बदले 9.8, और मरकरी की जो डेंसिटी होती है दैट इज़ 13600। तो इतने पास्कल हमारे पास प्रेशर बन जाएगा। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें दिस विल बिकम 1.013 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। इतना प्रेशर जो है मरकरी का बन जाता है एट नॉर्मल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फ्रेंच वाइन के लिए अगर हम यूज़ करेंगे फॉर फ्रेंच वाइन, फॉर इसके लिए हम कह सकते हैं फॉर फ्रेंच वाइन के लिए जो डेंसिटी है, डेंसिटी किसके बराबर है, डेंसिटी इज इक्वल टू 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये उसकी डेंसिटी है। तो उसकी अगर हमने हाइट निकालनी हो तो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज़ ρgh। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू, जो प्रेशर है वो किसके बराबर हमने कैलकुलेट किया था 1.03013 इंटू 10⁻⁵। वो किसके बराबर होगा, डेंसिटी कितनी दी हुई है हमें, डेंसिटी हमें दी हुई है 984। तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी से, दैट इज़ 9.8, तो मल्टीप्लाइड बाई एच, जितनी हाइट तक वो राइज करेगी। तो इसमें एच किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज़ 1.013 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 984 इंटू 9.8 एंड दैट विल बिकम 10.5 मीटर। तो ये जो मरकरी इसमें जो फ्रेंच वाइन उसमें राइज करेगी ट्यूब में, वो 10.5 मीटर तक राइज करेगी अगर हम उसके बदले मरकरी के बदले फ्रेंच वाइन को यूज़ कर लेते हैं। तो एक वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर है, इज बिल्ड टू विथस्टैंड ए मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 10⁻⁹ पास्कल। इट is the structure suitable for putting up on top of an oil well in the ocean? Take the depth of the ocean roughly 3 किलोमीटर and ignore ocean currents। तो एक ना स्ट्रक्चर बनाया गया जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, कितना, 10⁻⁹ पास्कल। तो इसको क्या किया गया, ओशन के बीच में एक ऑयल वेल के ऊपर रखना है। तो वो ऑयल वेल जो है वो कितनी डेप्थ पर है समुद्र के बीच में, 3 किलोमीटर। तो क्या ये स्ट्रक्चर उस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हम देख लेते हैं कि प्रेशर किसके बराबर बन जाएगा, प्रेशर कितनी डेप्थ पर, 3 किलोमीटर पर कितना प्रेशर बन जाएगा। जो वाटर की डेंसिटी है वो 1000,
तो 9.8 जो है वो हमारे पास जी की वैल्यू, वही हम एच रो जी का फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं प्रेशर एट डेप्थ कितनी 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर को हम मीटर्स में चेंज कर लेते हैं 3000। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें इट बिकम्स 2.94 इंटू 10⁻⁷ पास्कल। तो ये इतना बन जाता है। तो लेकिन वो बर्दाश्त कितना कर सकता है, वो जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वो बर्दाश्त कर सकता है 10⁻⁹ पास्कल। तो इसका मतलब ये है एज स्ट्रक्चर can withstand a pressure of 10⁻⁹ Pascal. So this structure is suitable. ये स्ट्रक्चर जो है ये सूटेबल है। अगर हम उतनी डेप्थ पर ले जाएंगे जितनी डेप्थ पर हमें कहा गया था 3 किलोमीटर, तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है वो सूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 9.8 देख लेते हैं। ए हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइंड टू लिफ्ट कार्स with maximum mass of 3000 kilogram. The area of cross section of the piston carrying the load is 425 centimeter square. What is the maximum pressure would the smaller piston have to bear? तो इसमें एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, तो उसमें कार्स को लिफ्ट किया जाता है। मैक्सिमम मास जो लिफ्ट किया जा सकता है वो है 3000 किलोग्राम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है जिसके ऊपर लोड डाला जाता है, यानी बड़ी वाली जो पिस्टन है उसका है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छोटी पिस्टन को कितना प्रेशर जो है वो बियर करना पड़ेगा। आप लोगों को ये बात पता है कि जो प्रेशर होता है इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो प्रेशर किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स किसके बराबर हो जाता है, mg डिवाइडेड बाय a। तो m के बदले 3000, g के बदले 9.8 और एरिया कितना है 425 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है उसको मीटर स्क्वायर बनाना है। तो इट विल बिकम इक्वल टू 6.92 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। तो इतना एरिया इतना प्रेशर लगेगा। तो जितना प्रेशर बड़ी पिस्टन को लगता है उतना ही प्रेशर जो है छोटी पिस्टन को भी लगेगा। द सेम प्रेशर will have to be borne by the smaller piston। तो छोटी पिस्टन जो है उसको भी इतना ही प्रेशर जो है बियर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर जो है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ दैट रिमेन्स सेम थ्रू आउट। तो उसको भी इतना ही प्रेशर जो है वो बियर करना पड़ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, a U-tube contains water and methylated spirit separated by mercury. The mercury columns in the two arms are in level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in another. What is the specific gravity of spirit? तो हमारे पास ना इस केस में क्या है कि एक U-tube है, हमारे पास इस केस में एक U-tube है, इस तरह की U-tube है, ठीक है। तो ये जो यूट्यूब है इसमें क्या है कि मरकरी का लेवल जो है वो आपस में बराबर है। यहाँ तक दोनों केसेस में मतलब दोनों तरफ मरकरी का लेवल जो है बराबर है। तो एक में क्या डाला गया है, एक में वाटर डाला गया है 10 सेंटीमीटर तक, मतलब ये वाटर आ गया, ये 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर वाटर।
ये 10 सेंटीमीटर वाटर हो गया। तो दूसरे में 12.5 सेंटीमीटर, इसमें दूसरा जो है उसमें हमने डाल दिया, ये हमारे पास बन जाता है, ये बन जाएगा 12.5 सेंटीमीटर ऑफ क्या चीज़ है दूसरे में, स्पिरिट दूसरे में स्पिरिट है। ठीक है, तो अब हमसे इसमें ये पूछा गया है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्पिरिट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पिरिट की हमने निकालनी है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम स्पिरिट की निकालेंगे। तो आप लोगों को ये बात पता है कि प्रेशर तो दोनों का बराबर है, दोनों तरफ से प्रेशर बराबर है। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ स्पिरिट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि क्योंकि जितना प्रेशर स्पिरिट लगा रही है उतना ही प्रेशर वाटर लगा रहा है, तभी तो मरकरी के लेवल बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि प्रेशर ऑफ स्पिरिट मतलब जो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी इंटू हाइट ऑफ स्पिरिट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर। तो इसमें जी और जी कैंसिल हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं रो एस डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एच डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एच एस। ठीक है, तो हम इसमें अगर कैलकुलेट करना चाहें कि हमारे पास एच डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एच एस ये किसके बराबर बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, क्योंकि ये मरकरी की हाइट ये वाटर की हाइट हो गई और उसकी हाइट जो है वो किसके बराबर बन जाती है 12.5 इंटू 10⁻⁻²। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें इट बिकम 0.8। तो इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पिरिट की जो है वो किसके बराबर बनेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट किसके बराबर बन जाएगी 0.8 के, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते किसको है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन कंपैरिजन टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट क्या किया, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इन कंपैरिजन टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उसकी वैल्यू आ रही है 0.8। तो इसका मतलब जो डेंसिटी है किस चीज़ की, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है स्पिरिट की वो आ जाती है 0.8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 9.10। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें यह है कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट ईच आर फर्दर poured into the respective arms of the tube, what is the difference in the levels of mercury in the two arms। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि अब हम दोनों जो पिछला क्वेश्चन था उसकी दोनों आर्म्स में हम 15-15 सेंटीमीटर पानी और स्पिरिट जो है और डाल देते हैं। तो अब हमारे पास कितना बन जाएगा, तो अब हम ये बात कह सकते हैं कि अब जो ये बनेगा ना, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, इसके सॉल्यूशन में ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 25, क्योंकि वाटर पहले था कितना 10, तो 15 और हो गया 25 हो गया, इंटू 10⁻⁻², क्योंकि इसको सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, इंटू जी। ठीक है, तो प्लस H1, मान लो कि जो इसके जो दोनों के लेवल के बीच में डिफरेंस आ जाता है ना, मरकरी के लेवल के बीच में डिफरेंस आ जाता है, तो H1 पहले हम लिख लेते हैं H1 जो है वो मान लीजिए मरकरी का लेवल है वाटर वाली साइड पे, H1 तो डेंसिटी ऑफ मरकरी तो इंटू जी, दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू 27.5, क्योंकि उसमें पहले कितना था 12.5 था मरकरी, तो हमने जब 15 और डाला तो टोटल बन गया 27.5 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, इंटू जी, प्लस इसमें मरकरी की हाइट कितनी है H2, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी।
हम दोनों साइडों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों को हम डिवाइड कर देते हैं बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻² प्लस H1 डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 27 इंटू 10⁻⁻²। तो प्लस कितना H2 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी दैट इज़ 25 इंटू 10⁻⁻² प्लस H1, तो जो डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर होता है दैट इज़ द मतलब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी होता है दैट इज़ 13.6 हो गया। दैट विल बी इक्वल टू कितना डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है स्पिरिट की वो हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी 0.8 इंटू 27 इंटू 10⁻⁻² प्लस H2 इंटू 13.6, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 13.6 को एक साइड पर कर लीजिए, तो साथ में अंदर बनेगा H2 माइनस H1 विल बी इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻² माइनस 0.8 इंटू 27.5 इंटू 10⁻⁻²। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं वी विल गेट इट इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाता है 3 इंटू 10⁻⁻²। ये इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻² बन जाती है। तो अगर हम हाइट कैलकुलेट करना चाहेंगे सेंटीमीटर्स में तो पहले तो H2 माइनस H1 किसके बराबर बन जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई जो 13.6 था उसको नीचे ले आओ, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.00221, तो जिस मीटर या जिसको लिख सकते हैं 0.221 सेंटीमीटर। तो दोनों के लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस होगा, मरकरी के दोनों लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस हो जाएगा दैट इज़ 0.221 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ 9.11 ये है कि कैन बर्नौली इक्वेशन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू रैपिड मोशन इन ए रिवर। तो क्या बर्नौली की थ्योरम को यूज़ किया जा सकता है? तो हम ये बात कह सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन में हम ये बात कह सकते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम can be used only for the streamlined flow। ठीक है, streamlined flow, so it cannot be used for a river for rapid motion of water। तो अगर पानी तेज़ चल रहा है तो उसकी जो पानी की जो मोशन है वो स्ट्रीमलाइंड मोशन नहीं रहेगी, वो टर्बुलेंट हो जाएगी, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम जो है वो स्ट्रीमलाइंड फ्लो के लिए ही यूज़ की जा सकती है। तो इसके बाद डज इट मैटर if one uses gauge instead of absolute pressure in applying Bernoulli's equation।
तो अगर हम गॉस प्रेशर का इस्तेमाल कर लेंगे इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर के, तो क्या बर्नौलीज थ्योरम में बर्नौलीज थ्योरम जो है उसको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम होगी? तो इसमें अगर प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो उस केस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में हम इस तरह से लिख सकते हैं, if the pressure at the two places, if the pressure at the two places where the Bernoulli's theorem is applied, where the Bernoulli's theorem is applied are not much different. Are not much different. It does not matter. It does not matter. It does not matter if one uses gauge pressure instead of absolute pressure. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि गॉस प्रेशर भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें यह कहा हुआ है ग्लाइसरीन फ्लोज स्टेडली थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर की लेंथ में से ग्लाइसरीन जो है फ्लो करती है ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। इफ द अमाउंट ऑफ ग्लाइसरीन कलेक्टेड पर सेकेंड ऑफ द per second at one end is 4.0 into 10 raised to power minus 3 kilogram per second. What is the pressure difference between the two ends of the tube? तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो हमें डेंसिटी दी है ग्लाइसरीन की, विस्कोसिटी दी है ग्लाइसरीन की। तो इसमें यू मे ऑल्सो लाइक टू चेक इफ द अजम्पशन ऑफ लेमिनर फ्लो इन द ट्यूब इज करेक्ट। तो क्या आप इसमें ये भी आप चेक करना अगर चाहोगे तो कर सकते हो कि क्या इसमें लेमिनर फ्लो जो लिया गया है, स्टेडीली लिखा गया ना, स्टेडीली फ्लो करता है, तो क्या इसमें जो स्टेडी फ्लो माना गया है, लेमिनर फ्लो माना गया है, तो क्या वो बात सही भी है कि नहीं है? ये भी बात आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो इसके सॉल्यूशन में हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें ये जो है पहले तो देख लेते हैं वॉल्यूम कितनी है ग्लाइसरीन की। वॉल्यूम ऑफ ग्लाइसरीन issuing out per second, issuing out per second, that will be equal to किसके बराबर हो जाएगी? कितना मास निकलता है बाहर? दैट इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो इसका क्या होता है कि ग्लाइसरीन कलेक्टेड पर सेकेंड इन इज़ 4 इंटू 10⁻³ तो इसमें कितना हो जाएगा? इसमें हमारे पास बन जाएगा 4 लेना है हमने, इसमें हमें 4 लेना चाहिए था। तो क्योंकि 4
4 इंटू 10⁻³ जो है वो ग्लाइसरीन बाहर निकलती है किलोग्राम पर सेकंड। तो ये इसकी है क्या चीज़, ये है इसका मास। तो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी किसके बराबर हमें दी हुई है 1.3 इंटू 10⁻³ एंड इट विल बिकम 3.08 इंटू 10⁻⁻6। तो मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड, इतने हमारे पास वॉल्यूम निकलेगी। तो लेकिन जो पॉइसलिस फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इशूइंग आउट पर सेकंड, तो वो क्या है, V इज इक्वल टू पाई P r⁴ डिवाइडेड बाई 8 ईटा L। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर P जो है प्रेशर डिफरेंस होता है, R जो है रेडियस है ट्यूब का, ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, L जो है लेंथ के बराबर है, एंड V इज़ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इशूइंग आउट पर सेकेंड। तो इसमें P किसके बराबर हो जाएगा, P विल बी इक्वल टू 8 ईटा L इंटू V डिवाइडेड बाई पाई r⁴। तो इसमें हम हर एक चीज़ की वैल्यू पुट कर देते हैं 8। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो हमें यहाँ पर बताया गया है डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन एंड विस्कोसिटी 0.83 वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, तो 8 हमने लिख ही दिया, तो साथ में हम वॉल्यूम लिख देते हैं। वॉल्यूम किसके बराबर है 3.08 इंटू 10⁻⁻6 जो हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो साथ में L लेंथ किसके बराबर है, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। लेंथ कितनी थी हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ 1.5 मीटर, तो 1.5 लेंथ थी उसकी। तो ये हमारे पास आ जाता है डिवाइडेड बाई पाई जो है दैट इज इक्वल टू 3.14 लिख देते हैं, और साथ में हमारे पास आ जाता है रेडियस जो है ट्यूब का, एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो इंटू 1 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि इसको हमें बनाना है क्या चीज़, इसको हमें रेडियस जो है उसको हमें किस में चेंज कर देना है, मीटर में चेंज करना है। तो 10 की पावर बन जाएगा -4 रेडियस जो है। तो ये हमारे पास बनेगा किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -4, तो इट विल बिकम, एक मिनट इसको कर लेते हैं हम, ये बनेगा 1 इंटू रेडियस है 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10⁻⁻² अगर हम करेंगे तो मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है। तो इसमें क्योंकि इसकी पावर 4 है तो हमें इसकी पावर को 4 कर देना है, क्योंकि R की पावर 4 है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻² पास्कल। इतना हमारे पास प्रेशर डिफरेंस जो है वो बन जाएगा। ये हमारे पास दोनों एंड्स में प्रेशर का डिफरेंस जो है वो बन जाता है। इसमें एक चीज़ और, जैसा उन्होंने पूछा था, एक तो हमने दोनों एंड्स में प्रेशर का डिफरेंस निकाल लिया, एक चीज़ हमसे और उन्होंने कही थी कि आप ये भी चेक कर लो कि क्या ये जो हमने बोला कि इसका फ़्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन फ़्लो होगा, यानी स्टेडी फ़्लो होगा, क्या ये बात सही है कि नहीं। तो अगर हम रेनॉल्ड नंबर देखना चाहें, रेनॉल्ड नंबर से चेक हो जाता है। रेनॉल्ड नंबर जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, R इज इक्वल टू 4PV अपॉन पाई D एंड ईटा। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है। तो इसमें किसके बराबर बनेगा, 4 इंटू 1.3 इंटू 10⁻³
ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू जो नेक्स्ट बन जाती है वो बनेगी कितनी, 3.08 इंटू 10⁻⁻⁻6। तो डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा पाई के बदले पहले तो डायामीटर हमने करना है। डायामीटर जो है वो डी जो है डायामीटर है, तो वो किसके बराबर बनेगा, 0.02, क्योंकि 0.01 सेंटीमीटर था, तो डायामीटर जो है उसका डबल हो जाएगा 0.02 इंटू 0.83। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, इट विल बिकम 0.3 बन जाती है। तो 0.3 इतनी कम वैल्यू है कि द फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइंड, thus the flow will be streamlined, या लैमिनर भी कह सकते हो, लैमिनर। उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें हमसे ये बात कही गई है, इस क्वेश्चन में हमसे ये बात कही गई है, इन ए टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन ए मॉडल एरोप्लेन। तो एक हमारे पास मॉडल एरोप्लेन है, ठीक है, मॉडल एरोप्लेन है इन ए विंड टनल। द फ्लो स्पीड्स ऑफ द अपर एंड लोअर surfaces ऑफ द विंग आर 70 मीटर पर सेकेंड एंड 63 मीटर पर सेकेंड respectively. What is the lift on the wing if its area is 2.5 meter square? Take the density of air to be 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप लोगों को पता है कि अगर हम इसमें बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। तो डेंसिटी तो वही एयर की है, रो हम रो ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। तो लेकिन इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करना नहीं है, क्योंकि विंग के ऊपर और नीचे का डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम देखें कि पोटेंशियल एनर्जी वहाँ लागू हो जाएगी, वहाँ लागू हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी लगभग सेम होगी, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बनेगा P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू 1/2 रो कॉमन निकाल लो, तो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो बन जाता है 1/2 इंटू 1.3 इंटू यहाँ पर हमारे पास 70 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना 63 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें वी विल गेट इट इक्वल टू 605.15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो इसका मतलब लिफ्ट ऑन द विंग इज़ कि कितनी लिफ्ट कितनी हो जाएगी, लिफ्ट ऑन द विंग इज़ लिफ्ट ऑन द विंग, लिफ्ट ऑन द विंग इज़ किसके बराबर होगी, F विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1, जितना प्रेशर का डिफरेंस होगा मल्टीप्लाइड बाई क्या, मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 605.15 इंटू 2.5 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1.51 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो इतना न्यूटन की फोर्स लगेगी विंग्स को जो उसको ऊपर की ओर ले जाना चाहेगी। तो इसमें हम यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।